Good morning, students. Today we are going to start eukaryotic cell. We have been already doing studying about the eukaryotic cell and the components present in the eukaryotic cell, including all the organelles. Today we are going to discuss about the nucleus specially. Okay, let us now talk about the nucleus. See, as in the diagram, you can see this is the structure of the nucleus as such. न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बीच में उनके स्पेस प्रेजेंट होता है और ये जो स्पेस होता है वो 10 to 50 nm साइज का होता है। nm का मतलब आपको पता है नैनोमीटर, तो ये स्पेस होता है 10 to 50 nm। ओके, नाउ इन केस ऑफ यूकैरियोट्स you will see that a distinct nuclear membrane will be present. That will not be present in case of prokaryotes. ये अलग बात है। In case of eukaryotes also you will find the nuclear pore. ये देखिए न्यूक्लियर पोर आप देख रहे हैं, दिस इज द न्यूक्लियर पोर। यहाँ भी आप न्यूक्लियर पोर देखेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियर पोर तो प्रेजेंट होगा ही। ये वो जगह होती है, स्पेस होता है जहाँ से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो सब्सटेंस होते हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। तो दैट इज द रीजन व्हाई न्यूक्लियर पोर इज प्रेजेंट। इवन RNA which has been synthesized in the nucleus that has to be transported outside for the formation of protein. So through nuclear pore these substances can be exchanged. This inside the nucleus, the space which is occupied, it has a fluid very similar to the cytoplasm. सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको फ्लूइड होता है, ठीक उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ पे ये कार्योप्लाज्म वर्ड दिया हुआ है, चाहे तो आप न्यूक्लियोप्लाज्म बोले चाहे कार्योप्लाज्म बोले। न्यूक्लियस के अंदर ये जो रेड कलर का मटेरियल आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियोलस कहलाता है। न्यूक्लियोलस इज अ स्ट्रक्चर which is useful during the time of ribosomal RNA formation. इसका रोल है राइबोसोमल RNA के फॉर्मेशन में। Apart from that, other substances which are found present in the nucleoplasm includes chromatin fibers. ये जो chromatin fibers हैं हम आगे देखेंगे कि किस तरह से इनमें कंडेंसेशन होता है और ये क्रोमोसोम्स के फॉर्म में विजिबल होते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। जो सेल डिवीजन का एक फेस होता है मेटाफेस, उसमें ये जो आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसमें ये कंडेंस फॉर्म में नजर आएंगे एंड दे विल बी कॉल्ड एज क्रोमोसोम। तो नाउ लेट अस, ये देखिए ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाएंगे कि क्रोमोसोम के दो पार्ट हैं। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का ये वाला, और ये वाला जो स्ट्रक्चर जो दिखाया जा रहा है इधर सेकंड में, ये सेकंड वाला जहाँ पे हम पॉइंटर लगाए हुए इस समय, ये वो स्ट्रक्चर है जब जो क्रोमोसोम का कंटेंट जो है वो दुगना हो गया है, 2n हो गया। दैट इज आफ्टर द S फेज। सेल साइकिल में एक S फेज होता है जिसमें DNA का कंटेंट दुगना हो जाता है, उस समय का स्ट्रक्चर है। और ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर पार्ट है जो बीच में प्रेजेंट होता है। इसमें कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। आप आगे देखोगे कि किस तरह से सेल डिवीजन के समय ये काइनेटोकोर जो प्रोटीन है वहां से स्पिंडल फाइबर जॉइंट होती है। तो लेट अस, ये देखिए क्रोमैटिन फाइबर्स के कंडेंसेशन के बारे में बताया गया। क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, यही हम बात डिस्कस कर रहे थे आपको। जो DNA प्रेजेंट होता है, ये जो DNA है इसमें कंडेंसेशन होगा और फिर वो धीरे धीरे क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा और क्रोमैटिन फर्दर कंडेंस होगा एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन और फॉर्म करेगा स्ट्रक्चर जिसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम्स। आपको मालूम है जो हमारा न्यूक्लियस होता है दैट इज वेरी स्मॉल इन साइज एंड जो DNA का साइज होता है बहुत लॉन्ग होता है, तो उसमें कंडेंसेशन आना जरूरी है, तभी वो इतने छोटे न्यूक्लियस में आ पाएगा। और यही वजह है
क्रोमैटिन फाइबर्स बाद में क्रोमोसोम्स के फॉर्म में विजिबल होते हैं। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये दिखा रहा है, देखिए माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेक्टर। देखिए किस तरह से ये काइनेटोकोर रीजन यहाँ पे सिचुएटेड है, यहाँ आप देख रहे हैं जहाँ पे क्रोमोसोम्स अटैच हैं, ये स्पिंडल फाइबर, और ये रीजन जो आप देख रहे हो ये सेंट्रोसम, यहीं पे सेंट्रियोल्स भी प्रेजेंट होते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और यहाँ से ही माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है जिसको स्पिंडल फाइबर कहते हैं, और ये ज्वाइंट कर रहे हैं कहाँ पे, काइनेटोकोर रीजन। ये देखिए काइनेटोकोर रीजन जो कि क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, काइनेटोकोर प्रोटीन जो सेंट्रोमियर में प्रेजेंट होता है, इससे ये ज्वाइंट है, ये स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर, फाइबर्स जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ, स्पिंडल, ये एल है, ये स्पिंडल फाइबर। तो ये उसको ज्वाइंट कर रहा है, ये प्रोटीन का बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, और काइनेटोकोर रीजन से ज्वाइंट होता है। काइनेटोकोर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑलरेडी बताया हुआ है, सेंट्रोमियर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब ये देखिए बेस्ड अपॉन दी स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। ये टीलोसेंट्रिक है, ये एक्रोसेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, ये मेटासेंट्रिक है। लोकेशन जो होती है सेंट्रोमियर की, उसके हिसाब से क्रोमोसोम को अलग अलग बांटा गया है। अब देखिए यहाँ पे ये टीलोसेंट्रिक में ये दोनों क्रोमोसोमल आर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, एंड में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। एक्रोसेंट्रिक में देखिए छोटे छोटे ये वाले जो आर्म्स है बहुत छोटे दिख रहे हैं आपको क्रोमोसोम्स के, ये सब मेटासेंट्रिक है, ये बीच में तो नहीं है, ये लगभग बीच में, मतलब ये अभी भी छोटा है ये वाला आर्म, और ये वाला आर्म कंपैरेटिवली बड़ा है। लेकिन यहाँ पे देखिए मेटासेंट्रिक में आप यू विल फाइंड दैट द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड इन द मिडल एज सच। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ पैरोक्सिसोम। ये देखिए पैरोक्सिसोम क्या कन्वर्ट करता है, H2O2 को जो है ब्रेक डाउन करेगा किसमें, H2O। तो दीज आर माइक्रो बॉडीज विच हेल्प इन सच प्रोसेसेस एज सच। ये माइक्रो बॉडीज में बहुत छोटे बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, और पैरोक्सिसोम का ये रोल है। एक ही लाइन में एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है माइक्रो बॉडीज, सिंपली पैरोक्सिसोम मेंशन भी नहीं किया, तो उनका अलग अलग रोल होता है। एक रोल के बारे में हमने आपको बताया, ये H2O2 को कन्वर्ट किया किसने, H2O2 नेचुरली इट इज टॉक्सिक फॉर द सेल, so that is the role of the peroxisome as such. Now let us talk about the home assignment. Draw a diagram of nucleus. अच्छा, कुछ चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम बताना चाहेंगे। ये जो हमने आपको क्रोमोसोम्स का डायग्राम दिखाया था, उसके अंदर एक्चुअली ये देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे डीएनए भी प्रेजेंट रहता है। पूरा स्ट्रक्चर जो है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का प्रेजेंट रहता है, और डीएनए के सेगमेंट्स को ही हम जीन्स कहते हैं, है ना। तो हर क्रोमोसोम में, जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स यू फाइंड देयर विल बी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और डिप्लॉइड सेल में, हैप्लॉइड सेल में कितने होते हैं, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इनमें जो इनके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है, दैट डीएनए इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ डीएनए, इट कोड्स फॉर आरएनए एंड दैट आरएनए कोड्स फॉर प्रोटीन। तो डीएनए जब आरएनए में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, आरएनए जब प्रोटीन में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि डीएनए क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज रिगार्डिंग दैट। और यही सेगमेंट्स ऑफ डीएनए दे आर कॉल्ड एज जीन्स, इन्हीं सेगमेंट्स को हम जीन्स बोलते हैं। कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जो जीन्स की तरह रोल प्ले नहीं करते, और वो इनहेरिट तो होते हैं, लेकिन दे डू नॉट प्ले रोल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता, ना ही आरएनए का फॉर्मेशन होता है, लेकिन स्टिल दे आर पार्ट ऑफ द डीएनए एज सच। तो दो दे आर इनहेरिटेबल बट दे डू नॉट प्ले रोल। वो जो जंक डीएनए होता है उसको हम इंट्रॉन्स भी कह सकते हैं, उनका रोल जो है वो सिर्फ क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर से है,
और वो ये भी बताते हैं कभी पहले इवोल्यूशन में उनका रोल रहा होगा, अब नहीं है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द होम असाइनमेंट। ये सिंपल न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, न्यूक्लियोलस के फंक्शन के बारे में बताना है, क्रोमोसोम्स के बारे में बताना है, कहाँ प्रेजेंट है, उनकी लोकेशन बतानी है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और बेस्ड अपॉन द पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स कैन बी पोजीशन ऑफ द, यहाँ पे सेंट्रोमियर है, क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फिगर। आपको सिर्फ फिगर के से उनको एक्सप्लेन करना है। थैंक यू।